हाय गाइज, माय नेम इज़ प्रज्वल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डी यू एल एल बी 2022 के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, हम सिलेबस क्या है, सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करें। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस 3 ईयर का क्वेश्चन क्या, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आए उसको भी डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिर मैं बाद में एक स्टोरी बताऊंगा कि मैंने इस एग्ज़ाम को अपने जॉब के साथ किस तरह से क्रैक किया, और मैं अपनी दोस्तों के बारे में भी बताऊंगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। देरी ना करते हुए चलिए सिलेबस से शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू कैन क्लियरली सी, दिस इज़ द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस। सो इसमें पॉलिटी आता है, आईपीसी, टॉट्स, कंट्रैक्ट, आईपीआर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स और जीके। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो ये जो पहले का जो 5 है, पॉलिटी, आईपीसी, टॉर्ट्स, कंट्रैक्ट और आईपीआर, ये लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में आते हैं। तो पॉलिटी आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पॉलिटी, ये इसमें आते हैं। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, जो कि क्राइम के डिटेल्स और जितने सारे भी हमारे समाज में जो क्राइम वगैरह है उसके डिटेल्स वहाँ दिया गया है। तो टॉर्ट्स की हम अगर हम बात करें तो ये एक सिविल रॉन्ग है। अगर किसी का सिविल राइट इन्फ्रीज होता है तो इसके लिए टॉर्ट के अंदर केसेस होते हैं। अगर कंट्रैक्ट की भी बात करें, अगर किसी के साथ कंट्रैक्ट होता है, बहुत सारे कंट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कोई काम का हो गया, जैसे मैरिज हो गया, बहुत सारे इसका सबका डिटेल्स इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। और आईपीआर की अगर हम बात कर ले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर कोई क्रिएटर है या कोई आर्टिस्ट है, उसका जो जो क्रिएशन है, जो भी डिस्कवरी है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो इसके लिए आईपीआर है, जिससे कि एक आर्टिस्ट का अपना क्रिएशन प्रोटेक्टेड रहता है। आप लोग देखे होंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाते हैं अगर आप किसी और का म्यूजिक वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सब आईपीआर में आता है। और इंग्लिश की बात करें तो आप सभी को पता होगा, ये तो इस एंट्रांस में, डी यू एल एल बी में, बाकी एंट्रांस के बारे में बात किया जाए और डी यू एल एल बी को कंपेयर किया जाए तो इंग्लिश का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का वेटेज कम रहता है बाकी एग्जामों से। तो ये ज़्यादा नहीं आता है, और एक पैसेज ही आता है। आज अभी के रिसेंट ट्रेंड्स देखा जाए तो एक पैसेज ही आता है। 2021 में एक ही पैसेज आया था जो कि 5 क्वेश्चन को था, और उससे बाहर का कोई इंग्लिश का कुछ आया नहीं था। और 2020 की बात की जाए तो वहाँ पे 2 ही क्वेश्चन आए थे सिर्फ पैसेज को छोड़ के। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से कौन से साल कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है। अभी आगे चलते हैं। तो ये रीजनिंग है, इसमें भी क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, जैसे कि राउंड टेबल अरेंजमेंट, ईस्ट वेस्ट वगैरह, और ब्लड रिलेशन, और जो ABCD वगैरह का जो अरेंजमेंट, कोडिंग अरेंजमेंट होता है वो भी आता है। तो इस तरह का रीजनिंग में आता है। अगर मैथ्स की बात करें तो ये तो इग्नोरेबल है, क्योंकि 2020 की बात करें तो मैथ था ही नहीं। 2019 की बात करें तो 2-3 ही कुछ थे, और अगर 21 की बात करें 4 ही क्वेश्चन मैथ्स के आए थे। तो ये इग्नोरेबल है, आप एग्जाम के टाइम भी देख सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम में ये जो 5 और करंट अफेयर और जीके, ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि ये दोनों सेक्शन का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो आप इस सेक्शन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। पॉलिटी को तो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद अगर करंट अफेयर और जीके की बात करें, इसके लिए इसमें लीगल करंट अफेयर्स भी है, जजमेंट वगैरह जो रिसेंट है जजमेंट वगैरह है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके नज़रिए से। तो अगर जीके और करंट अफेयर की बात करें, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बात कर सकते हैं, जैसे यूएन हो गया। यूएन तो जैसे मान लो DULLB का फेवरेट सब्जेक्ट है, उससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते, अभी नई पैटर्न के हिसाब से। तो आप उससे भी ध्यान दीजिए। और जीके करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से आते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में आते हैं, नोबेल प्राइज़ के बारे में आते हैं, और रिसेंट कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कोई बुक रिलीज की गई वो भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से सब नहीं पढ़ना है आपको, गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं उससे पढ़ना है आपको। 3 ईयर हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अभी देख लेते हैं कि कौन से ईयर किस सब्जेक्ट्स में कितना मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा
कि हम किससे कौन सी सेक्शन में मतलब पॉलिटी हो गया तो इसमें हम किस किस सेक्शन से कहाँ से कितना पढ़े। जैसे कि इसमें प्रेसिडेंट वगैरह का पूछते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा जो लेजिस्लेशन सिस्टम है उसके बारे में पूछते हैं, और जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके बारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बारे में पूछते हैं। जो भी रिसेंट न्यूज़ में होते हैं उसके बारे में भी इसमें पूछे जाते हैं। तो हमें जो इमरजेंसी प्रोविज़न वगैरह हो गया तो इसके बारे में हमें पॉलिटी में पूछा जाता है। तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि जो भी अलग अलग हमने सेक्शन बनाए हैं इस लीगल एप्टीट्यूड में, आपको कौन से सेक्शन में कितना पढ़ना है। अगर आईपीसी की बात की जाए, हमें क्राइम के एलिमेंट्स क्या है, बेसिक चीज़ें हमें जाननी चाहिए, ज़्यादा नहीं जानना चाहिए, क्योंकि हमें लॉयर बनने के लिए ये एंट्रेंस देना है, ना कि लॉयर हम पहले से बन के वहाँ पे जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा घुस घुस के मत पढ़ने, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो हम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस सेक्शन में ही ज़्यादा टाइम देंगे तो जीके और करंट अफेयर्स को हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये पेपर छूट जाएगा। तो एंट्रेंस के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। और आईपीसी की बात की जाए तो तरह से क्राइम के एलिमेंट क्या है, मेंस रिया एक्टस रियस, इस तरह से हम पढ़ना है। और अगर टॉर्ट की बात की जाए तो कैसे डैमेजेस सावर्ड होते हैं, जनरल डिफेंसेस क्या है, इस तरह से हमको टॉप को मैं आपको डिटेल्स में इसे आपको सिलेबस कवर पढ़ाऊंगा, तो अब टेंशन ना ले। और कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले एसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, कॉन्ट्रैक्ट कौन किस किन किन के बीच में हो सकता है, इसी तरह से पूछे जाते हैं। और आईपीआर की बात हम बात करें तो इसका जो कॉपीराइट है, पैटेंट है, जो भी इस तरह के जो प्रोटेक्टेड लॉ है उसका ड्यूरेशन क्या है, वो इस किन किन चीज़ों में एप्लीकेबल है, किस किस चीज़ में आप पैटेंट कर सकते हैं, किस किस चीज़ में आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं, किस किस चीज़ में कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से हम आईपीआर में इतने ही पढ़ेंगे, ज़्यादा घुस घुस के नहीं पढ़ना है। और रीजनिंग मैथ वगैरह की तो आपको पता ही होगा, इंग्लिश की तो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जाता है, और रीजनिंग का जैसे मैंने बता दिया था। और मैथ का तो परसेंटेज वगैरह पूछ लेता है, और बहुत ही कम लेवल का इसमें पूछा जाता है, जो कि 10th का लेवल है उससे उसी से ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो जीके और करंट अफेयर का मैंने तो बता दिया है किस तरह से। और मैं सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस सेक्शन में कितना पढ़ना है, तो इसी में थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बाद में मैं बना के इसी चैनल पे डाल दूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, हम पूरे के पूरे सिलेबस आपको कवर कराएंगे, और एंड में आपको मॉक्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। पहले हमें इस सारे के सारे जो मैंने बताया, ये जो ऊपर के सिलेबस है, हमें कंसेप्ट इनका क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इस एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कंसेप्ट अगर आपका समझ नहीं आया, उसी तरह के कुछ अलग क्वेश्चन आ गए तो आप टैकल नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। आपको पहले क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, हम मतलब बहुत कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। आप इस सारे मतलब ऊपर इतने सारे चीज़ों को देख के डरिए मत, ये 1 महीना में ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप में उतना ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो उससे कम टाइम में भी ये हो सकता है। तो उतना हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चले कि किस किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहली चीज़ है। और किस उसके भी जो भी है उसमें किन किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम बात करें कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है उसमें भी आते हैं, जो कि लैंडमार्क जजमेंट है उससे भी आते हैं। प्रेसिडेंट के बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है पॉलिटी में। तो इस तरह से कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं और कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम इस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से पता कर। उसके बाद रीड ओनली रिलीवेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका कि हम जो रिलीवेंट है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारा ये एंट्रेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लॉयर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ये एंट्रेंस दे रहे हैं, ना कि लॉयर बन के एंट्रेंस देना है। तो आपको इस तरह से रिलीवेंट पार्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमें कौन सा बुक लेना चाहिए, बुक या अपना खुद का नोट बनाना चाहिए, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो मुझे जितना लगता है कि आपको बुक नहीं खरीद के आप अपना खुद का नोट बनाएं, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और आप सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप अपना रिवीजन जो है उससे कर पाएंगे। और बुक अगर ख़रीदते हैं तो आप देख के ख़रीदें, क्योंकि मैंने जो ख़रीदा था, जो यूनिवर्सल का ख़रीदा था, उसमें ज़्यादा कुछ रिलीवेंट चीज़ें नहीं थी इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के। सिर्फ पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन थे,
और बाकी जो लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन मैंने जो ऊपर बताया उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आप देख के आप अपने हिसाब से बुक खरीद लीजिए, लेकिन खुद का नोट बनाना ना भूलें। अगर आप खुद का नोट बनाएंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते। अगर जो भी आप जो नोट बना रहे हैं, अगर आप नोट बना रहे हैं उसको इस तरह से बनाएं जैसे कि आप एग्जाम पे पहले उसको रिवाइज कर सके। क्योंकि अगर आप बना रहे हैं पूरा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा जो भी है सारे के सारे बना रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से बनाइए कि जैसा आपका पूरा का पूरा नोट 100-150 पेजेस में आ जाए। इससे आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। नहीं तो अगर इस तरह से नोट ज़्यादा हो गए तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम पेपर में आपका जो हो जाए, ओनली रिलीवेंट चीज़ें ही लिखें जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट बना के आप एग्ज़ाम के पहले उसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस एग्ज़ाम में, जो कि है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट की बात करें, आपको इसको देना ही देना है। अगर आपको क्वेश्चन को टैकल करना है एग्ज़ाम में तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अगर मॉक टेस्ट ना देंगे तो शायद आपका थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें डाइवर्ट किया जाता है, कि कैसे हम जो ऑप्शन दिया है उसे कैसे एलिमिनेट करें। उस चीज़ को सीखने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। तो आप मॉक टेस्ट के लिए अब आता है क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट के लिए सोर्सेस क्या है। बहुत सारे पेड सर्विसेज है, आप जिनके पास पैसा है वो सब ले सकते हैं। और इस चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करूँगा इसी चैनल पे, जो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ पे भी मिल सकता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, जब लॉन्च होगा आपके पास भी पहुँच जाएगा। और मैं यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा कि कब मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, आप सबके लिए मैं मॉक टेस्ट सीरीज इस साल फ्री में लॉन्च करूंगा, जो कि 2022 स्टूडेंट्स के लिए होगा। चलिए अब चलते हैं, अब 3 ईयर की डिटेल पेपर एनालिसिस करते हैं, किस किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर 2019 की बात करें तो इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आए हैं, जो कि पैसेज है, एक ही पैसेज होता है, उसके उसके 5 क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इतना ही वेटेज होता है, और ज़्यादा होता है तो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर के आ जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा नहीं होता है इंग्लिश में। अगर रीजनिंग की बात करें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के मैंने बताया ABCD अरेंजमेंट जो है, और नंबर अरेंजमेंट वगैरह, और जो राउंड टेबल सेटिंग अरेंजमेंट ईस्ट वेस्ट जो उससे भी आता है, तो इसका आप ध्यान रखें। मैथ्स में 3 क्वेश्चन आए थे, ये ज़्यादातर परसेंटेज वगैरह के ही पूछे जाते हैं, और टाइम स्पीड टाइम एंड ड्यूरेशन उससे भी पूछे जाते हैं। तो ये सब 10th लेवल का ही है। और यहाँ पे देखें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन पूछे हुए 2019 में। और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इससे 25 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। IPC के 10 क्वेश्चन आए थे, टॉट के एक ही आया था, कॉन्ट्रैक्ट के 12 क्वेश्चन आए थे, और लीगल मैगजीम के 2 क्वेश्चन आए थे। तो लीगल एप्टीट्यूड में ये भी एक सेक्शन है जो कि मैगजीम से बात करता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि 5 थे इंग्लिश के जो पैसेज की तरह आता है, और 2 क्वेश्चन जो कि सिलोलिज्म से था वो आया था, 2 ही थे एक्स्ट्रा। रीजनिंग की बात करें 9 क्वेश्चन रीजनिंग से आया हुआ था 2020 में। और CA और GK की बात करें, जो कि करंट अफेयर GK की, तो 2020 में ये थोड़ा ज़्यादा आ गया था, जो कि 27 था। और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये लगभग सेम ही रहता है, हर साल इसका वेटेज 25 से 30 तक रहता है। और IPC की बात करें सेम 10-11 ऐसे ही रहता है। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 6 क्वेश्चन है इसमें 2020 में। फिर पर्सनल लॉ, फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ, अडॉप्शन लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इस तरह से भी हमें 6 क्वेश्चन आते हैं, जो कि लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में कवर होता है। जैसे कि मैं बता रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उससे 6 क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में। और केस लॉज, जो कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। शायद इसमें 2020 में के पुट्टस्वामी का जजमेंट पूछा गया था कि ये केस किससे रिलेट करता है, जो कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। और 2021 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में से वही सेम 5 क्वेश्चन आए हैं, जो कि पैसेज है। और करंट अफेयर और GK की बात करें 34 क्वेश्चन इसमें है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा है। और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कम हो गया है, 3 ही आया है। और इसमें जो पहले जो 2020 में मैथ नहीं था, इसमें 4 मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। ये जो सेक्शन है ये दोनों में ही वैरी करेंगे, अगर इसमें ज़्यादा आया तो इसमें कम आएगा, अगर इसमें कम आया तो इसमें ज़्यादा आएगा, इस तरह से होगा। तो इन दोनों का लिमिटेड ही है, ज़्यादा नहीं होगा।
तो अगर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस साल थोड़ा सा कम है, क्योंकि अमेंडमेंट वगैरह ये सब नहीं पूछा गया है इसमें। 2021 में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में थोड़ा कम क्वेश्चन आया है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसी से चीज़ में, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा समझने वाला चीज़ है। तो इसका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखें और इसी से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर IPR की बात करें, अगेन 4 क्वेश्चन। IPC की बात करें वही 9, 10, 11 इसी के बीच में आता है, तो 9 क्वेश्चन आए थे 2021 में। और टॉट की बात करें, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए हुए थे। और अगर कंट्रैक्ट की बात करें तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। और मैगजीम से एक ही क्वेश्चन आया था, जो कि लीगल मैगजीम वगैरह की बात करता है। जैसे कि अगर हम टॉट की एक मैगजीम की डिस्कस करें, जैसे इंजूरिया सिने डैमनम, डैमनम सिने इंजूरिया, ये सब हम इसके सिलेबस में पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाऊँगा। तो यहाँ पे 2021 में जजमेंट्स में 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि इम्पोर्टेंट जजमेंट जो रिसेंट हुआ था, जो कि पहले कोई लैंडमार्क जजमेंट है, इससे 3 क्वेश्चन आए थे। तो जो एक रिजर्वेशन वाला भी था, क्योंकि वो न्यूज़ में था, तो उससे भी आया था। और पर्सनल लॉ और जो कि CRPC वगैरह जो भी एक्स्ट्रा लगे, तो उसमें से 12 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि मैं बता रहा था, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, और पर्सनल जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह होता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इस तरह से। और जो जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो भी न्यूज़ में होते हैं, उससे ये इस तरह के न्यूज़ आते हैं जो कि लॉ रिलेटेड है। तो जो भी न्यूज़ में लॉ रिलेटेड चीज़ें हैं, जो IPC का कोई सेक्शन न्यूज़ में है, तो वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा किस किस सेक्शन में कितना कितना क्वेश्चंस आते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए 2020 का। तो इस तरह से इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इस सिलेबस को कहाँ से कितना पढ़ना है, डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप वेट करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी आपके सिलेबस के रिलेटेड वीडियोस डालूँ, आपके तक पहले पहुंच जाए वो वीडियो। तो अब डिस्कस करते हैं कि मैंने किस तरह से इस एग्ज़ाम को अपने जॉब के साथ निकाला है। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि सारे सब्जेक्ट पहले कंसेप्ट क्लियर किए। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, IPC टॉट वगैरह ये जो भी है, ये ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेंगे, 4-5 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो पॉलिटी की बात करें, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो 10-15 दिन इसमें जाएंगे। आप इसी तरह से आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में सारे के सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे आपके, जितने ज़रूरत के। तो बाकी जो रह गया, तो करंट अफेयर का GK, और आपको इसको डेली फॉलो करना है करंट अफेयर। और जो GK पूछा जाता है वो जो भी करंट सेंट्रिक होता है, क्योंकि जो करंट अफेयर में होते हैं वही GK उसी के रिलेटेड कुछ पूछे जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान लीजिए। तो मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट वगैरह बनाए। तो इसी तरह से अपने काम के साथ मैं जो भी है एक मतलब इतना शॉर्ट नोट मैंने बनाया कि पूरे एक नोटबुक के आधे से आधे में ही मेरा लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन पूरा का पूरा कवर हो गया। तो इस तरह से मैंने नोट्स वगैरह बनाए, और स्पेशली मैंने मॉक्स वगैरह दिए। कोई पेड मॉक्स नहीं था मेरे पास, तो मैंने क्या किया कि गूगल से ही क्वेश्चन उठाता था डिफरेंट साइट से, और वहीं से आप मॉक दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ज़रूर देखें, वहाँ से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्शन से कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो मेरी कहानी थी, और मैं अपनी दोस्तों की बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया जिसके वजह से वो फेल हो गए। तो पहले तो उन्होंने सिलेबस ठीक से कवर नहीं किया, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते रहे ऐसे ही। तो सिलेबस आपको पहले कवर करना चाहिए। फिर आपको जो जो भी आपने पढ़ लिया, एक ही बार में नहीं होगा, आपको उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। शॉर्ट नोट करके ही रिवाइज कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं काम के साथ इसको कैसे कर रहा था। तो मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे, एक नोटबुक के आधे में ही मेरा पूरा का पूरा लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन आ गया था। तो वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगले एक वीडियो में, PDF करके आप चैनल में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं दे दूँगा। तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स इतने शॉर्ट बनाए थे कि एक नोटबुक के आधे में भी हो गया, ताकि मैं कभी भी उसको रिवाइज़ कर सकूँ। अगर ज़्यादा बल्की नोट है तो आप उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया, करंट अफेयर और GK को अवॉइड कर दिया कि ये तो लॉ एंट्रेंस है, तो यहाँ पे हम उस सेक्शन को लास्ट में ही पढ़ेंगे। तो उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहीं से ही आता है, 34 क्वेश्चन थे। तो अगेन उन्होंने गलती की। और फिर जो सबसे बड़ी गलती की, एग्ज़ाम हॉल के पहले ही उन्होंने स्ट्रैटेजी लगा के गए कि हम इतने क्वेश्चन अटेंड करेंगे
और ये करेंगे कि पहले ये नहीं करना, पहले पैसेज वगैरह नहीं करना है, पहले हम ये इसको इस सेक्शन से उठाएंगे, जो कि आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो ऐसे प्री माइंडेड स्ट्रैटेजी लेके वो एग्ज़ाम में गए और उनका क्या हुआ कि इस साल एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट था, हार्ड तो नहीं कह सकते। तो पिछले साल के हिसाब से इस बार थोड़ा सा टफ था। तो उन लोगों का क्या हुआ, उन्होंने जब अटेंड किया एग्ज़ाम को, तो जो प्री माइंडेड स्ट्रैटेजी था उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने पैसेज बाद में किया, जो कि उनका छूट गया। जबकि वो पहले अगर उससे ही करते तो वो ख़त्म हो जाता। तो इस तरह से मेरे दोस्तों ने जो प्री माइंडेड स्ट्रैटेजी, आप एग्ज़ाम हॉल में ही स्ट्रैटेजी बनाए कि एग्ज़ाम टफ है तो हम कम क्वेश्चन अटेंड करेंगे, ये सेक्शन को आगे करेंगे, जो मेरे हिसाब से ठीक होगा वो मैं पहले करूँगा। तो आप किसी के हिसाब से मत जाइए, आप अपना स्ट्रैटेजी खुद एग्ज़ाम हॉल में ही बनाएं, ये सही रहेगा सबसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मिलता रहूँगा, आपके लिए आपके सिलेबस के रिलेटेड हर एक रिलेवेंट चीज़ आपको डालता रहूँ, आपके लिए इस चैनल में डालता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसमें भी कोई अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप लाइव इंटरेक्शन की या कुछ भी ज़रूरत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करना। तो हम, अगर आपको कोई भी एक्सक्लूसिवली डाउट हो इस एग्ज़ाम के लिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।